चलिए, क्या पढ़ना है? ब्लड। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? रुधिर, या क्या बोलते हैं? रक्त। जो भी आप समझ बैठे समझिए। पहले कुछ सामान्य तथ्य इसके बारे में, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि ये एक तरल संयोजी क्या है? ऊतक है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। काम क्या करता है इनका? अगर कार्य की बात करें तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक तो ये तापमान नियंत्रक की भूमिका निभाता है, और दूसरी बात अभी मैंने बताया कि ये परिवहन करता है शरीर के अंदर में, या संवहन करता है। और संवहन भी जो करता है वो दो चीज़ों का करता है, एक ऑक्सीजन का और दूसरा क्या? एक ऑक्सीजन का और दूसरा क्या? पोषक तत्वों का। ये बातें अभी हमने आपसे चर्चा की। आऊँगा मैं और क्लियर करूँगा ऑक्सीजन का कैसे, पोषक तत्वों का कैसे। अभी फ़िलहाल देखते चलेंगे। रंग क्या होता है? तो रंग होगा लाल। और इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक पाया जाता है इसमें एक्चुअली इसमें एक हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस हीमोग्लोबिन एक्चुअली द कलर ऑफ ब्लड इज रेड। ठीक है। इस हीमोग्लोबिन के पाए जाने के कारण से ही ये इसका रंग क्या पाया जाता है? लाल पाया जाता है। इसमें लौह तत्व भी पाया जाता है, यही हीमोग्लोबिन में ही लौह तत्व भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है। दूसरी बात, ये जो है वो जल से भारी होता है, जल से भारी होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। यानी इसकी पीएच वैल्यू की अगर आप बात करो तो 7.3 से लेकर के 7.4 है। ये है इसकी पीएच वैल्यू। 7.3 से लेकर के 7.4 है। और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। व्यक्ति के कुल वजन का, शरीर के कुल वजन का 7 to 8% ब्लड कवर करता है। ये बात याद रखिएगा। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में कम पाई जाएगी ब्लड। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में कम पाई जाती है, ये बातें हुआ इसके बारे में कुछ साधारण सामान्य तथ्य। ठीक है। अब आते हैं ब्लड के कॉम्पोजिशन में। कॉम्पोजिशन को आइए समझते हैं, तब समझ में आएगा कि ये क्या है। तो नाउ द टॉपिक इज composition of blood, यानी रुधिर के घटक। रुधिर के घटक। तो रुधिर के घटक की अगर आप बात करोगे तो इसमें दो चीजें, मतलब कौन कौन सी चीजों से मिलकर के बना है? दो चीजें। एक का नाम है जिसको आप बोलते हो ब्लड प्लाज्मा, और एक का नाम है जिसको आप बोल देते हो रुधिर कणिकाएं, यानी ब्लड कॉर्पसल्स। रुधिर कणिकाएं। तो फर्स्ट वन इज ब्लड प्लाज्मा, और दूसरा क्या है? ब्लड कॉर्पसल्स। जब आप ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में बात करते हो तो ये भी दो प्रकार का। अच्छा, मैं आऊंगा, इसमें भी आऊंगा। ठीक है।
तो ये याद रखना है, सबसे पहले आप ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स, है ना। जब आप ब्लड कॉर्पसल्स यानी रुधिर कणिकाओं की बात करते हैं तो इसमें तीन चीजें, क्या क्या तीन चीजें, तो एक को आप बोलते हो आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, एक को आप बोलते हो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स डब्ल्यूबीसी, और एक और चीज पाया जाता है जिसको आप क्या बोलते हो, प्लेटलेट्स। हिंदी में इसको आप बोलते हो, अब प्लेटलेट ही बोलेंगे, रुधिराणु बोलेंगे इसको, रुधिराणु। तीन चीजें ये कॉर्पसल्स में है। ब्लड प्लाज्मा टोटल ब्लड का 55% कवर करता है, और ये ब्लड कॉर्पसल्स है जो 45% जो बचा हुआ है वो कवर करता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस ब्लड प्लाज्मा पे पहले मैं अगर चर्चा करूं आपसे, तो इसका 90% वाटर है यानी जल है, और बाकी जो 10% है वो अन्य पदार्थ है, और माने अन्य पदार्थ, इसको अदर सब्सटेंसेस ऐसा लिखेंगे। और अब इसमें भी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं यानी कार्बनिक पदार्थ है, और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं यानी अकार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक और अकार्बनिक दो प्रकार की चीजें इसमें भी पाई जाएंगी। जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो कौन कौन हैं, तो जैसे पचे हुए भोजन। अब पचे हुए भोजन में जैसे जब प्रोटीन पचता है तो अमीनो अम्ल बनता है, जब कार्बोहाइड्रेट पचता है तो ग्लूकोज बनता है। इसके अलावा कुछ विटामिन भी बोल सकते हो आप कार्बनिक में, कोलेस्ट्रॉल बोल सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये प्रोटीन हमने बता ही दिया। कुछ चीज़ें जैसे अमोनिया पाई जाती है, यूरिया पाई जाता है, यूरिक एसिड पाया जाता है, और इनको आप क्या बोलते हैं, इनको आप उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल है, लेकिन ये पाया जाता है। ऐसी चीज़ें जो अकार्बनिक में क्या पाया जाता है, तो जैसे NaCl पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड, इसको आप नमक भी बोल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी पाया जाता है, सो Na2CO3 जिसको आप कहते हो। कुछ मात्रा में कैल्शियम भी पाया जाएगा, कुछ मात्रा में फॉस्फेट भी पाया जाएगा, वट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब चीज़ें इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन है। दिस कॉम्पोजिशन इज ऑफ प्लाज्मा। अच्छा, प्लाज्मा में दो तीन बातें और चीज़ें पाई जाती हैं, वो भी ध्यान रखिएगा। ब्लड प्लाज्मा में एक बी से दो तीन प्रोटीन पाया जाता है, जैसे अभी हमने बताया ना प्रोटीन। एक प्रोटीन ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है जिसको आप कहते हो एल्ब्यूमिन, लिख दे रहा हूं, एल्ब्यूमिन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है। इसका निर्माण यकृत में होता है, और ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ब्लड प्लाज्मा में, प्लाज्मा में पाया जाता है। मैं बता रहा हूं, अभी इसकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा, ये अभी चर्चा इसकी हो ही नहीं रही, केवल प्लाज्मा की बात हो रही है। ये तो एक एल्ब्यूमिन पाया जाता है, ये अपने आप में एक प्रकार का क्या है, प्रकार का प्रोटीन है। बढ़िया से चीज़ों को समझिए। इसी तरीके से एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको आप कहते हो फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन पाया जाता है, और ये भी यकृत में ही बनता है। और ये रक्त का, ये भी एक प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, बनने में मदद। और ये कहाँ पाया जाता है जी, तो फाइब्रिनोजन हो चाहे एल्ब्यूमिन हो, ये कहाँ पाया जाता है,
ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। जो कुछ प्रोटीन पाया जाता है ना, मैंने कहा ना, देखिए ऑर्गेनिक में क्या है, एक अमीनो अम्ल मतलब क्या, प्रोटीन। तो ये दो प्रोटीन विशेष तौर से आपको याद रखना है। ये जो दोनों प्रोटीन है, एक एल्ब्यूमिन और एक फाइब्रिनोजन, ये दोनों का काम क्या है, तो एल्ब्यूमिन प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ये हुआ है प्लाज्मा। नाउ कम टू द ब्लड कॉर्पसल्स। अब हम लोग रुधिर कणिकाओं में आते हैं। अब आते हैं किसमें, रुधिर कणिकाओं में। रुधिर कणिकाएं यानी ब्लड कॉर्पसल्स। है ना, PUSCLES, ब्लड कॉर्पसल्स। ये जैसा भी मैंने बताया 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन, तो एक को आप कहते हो RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, कोई दिक्कत, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है और वो बोला जाता है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स, इसको ये भी कहा जाता है। उसी प्रकार एक पाया जाता है WBC, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और उसी प्रकार एक पाया जाता है जिसको आप बोलते हो ब्लड प्लेटलेट्स। यही ब्लड प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है जब आपको डेंगू होता है, ठीक है ना। तो RBC, WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स। नाउ कम टू द RBC, नहीं पहले तो WBC को फिर फर्दर 2 भाग में बांट दिया जाता है। एक को बोलते हैं ग्रैन्युलोकाइट्स या ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स यानी इसको कहते हैं कणिका युक्त या कणिकामय, और एक को बोलते हो ए ग्रैन्युलोसाइट्स, जिसको आप बोलते हो कणिका विहीन, राइट। ग्रैन्युलोसाइट्स, ए ग्रैन्युलोसाइट्स, 2 चीजें। जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है, देखिए एक को बोलते हैं इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स। एक को बोलते हैं बेसोफिल्स, और एक को आप बोलते हो न्यूट्रोफिल्स। नाम याद रखिएगा, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और जो कणिका विहीन है, मतलब उसमें कण नहीं पाए जा रहे हैं, वो उसमें 2 चीजें, एक तो बोलते हैं मोनोसाइट्स, और एक को आप बोलते हो लिम्फोसाइट्स, या हाँ लिम्फोसाइट्स, सॉरी लिम्फोसाइट्स। और इस लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, बस इतना भी आप जान लीजिए। तो रुधिर कणिकाओं को अगर आप अपने डिवाइड किया है कौन कौन नाम से, RBC जिसको आप इरिथ्रोसाइट भी बोलते हो, WBC जिसको आप क्या बोलते हो, तो इसके 2 भाग हैं, कणिका युक्त, कणिका विहीन, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये हो गया कणिका युक्त, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ये हो गया कणिका विहीन। वहीं तीसरा क्या हो गया, तो ब्लड प्लेटलेट्स। ये कहानी है रुधिर कणिकाओं की, ब्लड कॉर्पसल्स की। नाउ कम टू द RBC। अब हम लोग RBC को समझने का प्रयास करते हैं।
आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स या इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी के बारे में देखिए क्या क्या पॉइंट है, कुछ सामान्य पहले तथ्य समझ लीजिए। आरबीसीज में सबसे पहली बात कि ये कोशिकाएं गोलाकार कोशिकाएं होती हैं, गोल कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है, ठीक है। किंतु पाया क्या जाता है? तो एक हीमोग्लोबिन इसमें पाया जाता है। आप लोग परिचित होंगे हीमोग्लोबिन से। ये जो हीमोग्लोबिन है, इसमें एक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, रेड पिगमेंट, जिसकी वजह से इसका कलर क्या है? लाल हो जाता है। आगे चल करके अगर आप बोले आरबीसी का मेन ये पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और ये केंद्रक अनुपस्थित होता है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा इनका काम क्या है? तो इनका मुख्य काम है ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन की आपूर्ति, ये इसका काम है। वास्तव में होता क्या है कि जो हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाता है, और जब ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होकर के एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये एक अस्थायी यौगिक है, एक इनस्टेबल कंपाउंड है जो टूट जाता है आगे चलकर। ऑक्सीजन एक एक कोशिकाओं को मिल जाता है और फिर हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में आ जाता है। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होकर के और चारों ओर बॉडी के सभी कोशिकाओं को पहुंचाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों पहुंचाता है? क्योंकि इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीकरण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे एनर्जी रिलीज होता है, और उसी एनर्जी की आपकी कोशिकाओं के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, आप इस्तेमाल करते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ऑक्सीजन की हमारी कोशिकाओं में। विदाउट ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगा, दैट्स इसका मतलब खत्म हो जाएगा सब कुछ। और इसीलिए ऑक्सीजन की आपूर्ति अगर बाधित हो गई आपके शरीर में, सब खत्म, विदिन अ मिनट, विदिन 2 मिनट, विदिन 1.5 मिनट, ऐसी स्थिति बन जाती है। आरबीसीज का जो जीवन काल होता है वो 120 डेज होता है। जीवन काल कितना? 120 डेज, 120 डेज। ये है आरबीसी, ठीक है। ये क्या है? आरबीसी। अब जो है मैं वापस आता हूं और